स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस लाइट चैप्टर, इसमें हमने पूरा लगभग कवर कर लिया है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो लाइट से रिलेटेड है इसमें थोड़ा सा ह्यूमन आई का पार्ट भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं। तो ह्यूमन आई के कुछ पार्ट हम लोग कवर करेंगे, लेकिन बिफोर दैट क्लास में कुछ डाउट्स हैं, तो फर्स्ट वी विल डील विद डाउट्स एंड देन स्टार्ट विथ ह्यूमन आई से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे करते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से लाइट रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके डाउट्स पहले ले ले बेटा, क्या डाउट है आपका, बोलिए। एनसीईआरटी का है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, बहुत अच्छे। देखो ऐसा भी होता है कि एग्जाम्पल है, उसका सोल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, उसके बावजूद उसमें डाउट आ जाता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए क्या क्वेश्चन है। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड एंड 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। मुझे एक बार फिर से बताएंगे नंबर क्या है। यस सर, 21 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। 21, यस सर। हाँ 23 एक्चुअली। 23, ओके। 21 इन द सेकंड रो 21, एंड 19 19 एंड सो ऑन डॉट डॉट। हाँ, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट में 5 है, यस सर। तो डॉट 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 करके 5 है, ओके। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? बहुत बढ़िया। तो टोटल कितने हैं वो भी बताने हैं, और आपको मतलब एक तरह से इसमें क्या क्या नहीं दिया वो मैं आपको मतलब क्या दिया आपसे एसएन पूछा गया है, यहाँ पर टोटल पूछा गया है। पहले में 21 है, 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है, कम होते होते लास्ट में आ गया 5। इसमें आपको नहीं पता है वो एन नहीं पता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आपको टर्म्स नहीं मालूम, तो वो हम डिटरमाइन कर लेंगे बाय कंडीशन क्या ये एल है, ठीक है। और आपको ए मालूम है, आपको डी मालूम है, ठीक है। ए क्या है, चलिए एक एक स्टेप लेते हैं। ए इज इक्वल टू 23, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23 विच इज इक्वल टू -2, तो डी मिल गया आपको नेगेटिव, ठीक है। फिर आपको और क्या मालूम है, एल मालूम है, एल इज इक्वल टू 5, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो उसको हम ए एन भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट ए एन, और आईसीएसई बोर्ड वाले इसी को टी एन लिख सकते हैं। आइए जल्दी आइए बेटा, इसको टी एन लिख सकते हैं, खैर एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, बस लगा दीजिए। तो ए एन इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस 1 और -2 ब्रैकेट में अवश्य लिखें। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप आगे पीछे थोड़ा सेट कर लें अपने आप को, ठीक है। एन से मल्टीप्लाई, माइनस साइन में पहले बाहर ले आऊँ इधर, है ना, यह सबसे मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो ये हो रहा है -2n माइनस माइनस +2, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 23, तो 23 + 2 इज 25, ठीक है। 25 इक्वल टू 5 माइनस 2n, ये 2n को इधर ले आते हैं, ठीक है। 2n प्लस हो गया 25 माइनस 5, कुल मिला के हो गया 20। 2n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 सॉरी नहीं 2n, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 5 यहाँ पर गया, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, विच इज इक्वल टू 10। तो हमें समझ में आ गया कि 10 रोज हैं एक्चुअली, रोज ROW वाला, ठीक है। हाउ मेनी रोज पूछा उसने, सवाल क्या पूछा, हाउ मेनी रोज मतलब ROW की रोज बेड बोला है, तो गुलाब है कि रो है, हाउ मेनी रोज ROW, कहानी खत्म, खाली n पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कितनी रोज है, n इज इक्वल टू 10 आया, मतलब एक रो ये हो गई, 2 3 4 5 10 रोज हैं, ठीक है। मुझे पहले लगा कि रो बेड वाला जो आप बोल रहे हो रोज मतलब गुलाब है, तो आपको कुल मिलाकर गुलाब भी चेक करने की, हर एक में कितने गुलाब हैं, तो वो नहीं कर, n निकालना था, आगे 10 पीछे, उसमें आंसर देख लो 10 ही लिखा है, कैसे आया समझ में आया, तो ऐसे करना, ठीक है। और कोई डाउट किसी का, हाँ बोलिए। क्वाड्रेटिक का है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक पूछ लो। ₹250 is divided equally among a certain number of children. 250, ठीक है। 250 को डिवाइड करना है कितनों में, Equally among a certain number of children. सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब कितने बच्चे हैं मालूम नहीं है, x में डिवाइड करना है, ठीक है। If there were 25 children more, each would have received 50 paisa less. Find the अच्छा, number of children. अगर बच्चे कितने और ज़्यादा होते, 25.
25 और ज़्यादा होते तो उनका जो पार्टीशन होता वो कितना और ज़्यादा हो जाता बोले 50 पैसा less. 50 पैसा लेस हो जाता। हाँ बनी बात, क्योंकि टोटल 250 को ही बांटना है। अच्छा, अब 250 को अगर x बच्चों में बांटेंगे तो पर स्टूडेंट PER पर चाइल्ड है ना, चिल्ड्रन की बात हो रही, चलो CHILD पर चाइल्ड कितना रुपया मिल रहा है 250 डिवाइड बाय x, ठीक है। और अब कितना मिल रहा है न्यू कंडीशन इज 250 इज डिवाइडेड अमंग्स x प्लस 25 बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का उन्होंने डिफरेंस बताया है कि अगर ये होता तो हर बच्चे को जितना भी मिल रहा है उससे 50 पैसे कम हो जाते हैं, हर एक को 50 पैसे कम मिल रहा है। तो यहाँ जितना भी मिल रहा है बच्चे को इस कंडीशन में 50 पैसे 50 पैसा कम मिल रहा है, मतलब माइनस कर दो तो 250 अपॉन एक्स माइनस 250 अपॉन एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 50 पैसे, ठीक है। तो वी कैन राइट 50 पैसे 0.5 मे बी 1/2 आई विल राइट, कोई आपत्ति, तो 1/2 हो गया। अब आप इसको पूरी कंडीशन को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। बन जाएगा या बताऊँ? अब बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? और कोई डाउट? आपका क्या क्वेश्चन पढ़िए तब तक। For example 9 है. एग्जाम्पल 9, हाँ। A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. एक सेकेंड, 1000 रुपीज़ 8% पर ईयर, Yes, sir. ठीक है। Calculate the interest at the end of each year. एंड ऑफ ईच ईयर, Yes, end of each year. ओके। Do these interest from an AP. If so, find the interest at the end of 30 years. Making use of this step. ठीक है, इसमें एक बात समझिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, दैट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, और वो होता है AP। जब लीनियर रिलेशनशिप है तो वो AP होता है, ठीक है। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती देन इट वुड नॉट बीन AP। क्यों? आप लोगों ने कभी इसको पढ़ा होगा, जब भी आपने पढ़ा होगा अपनी एलिमेंट्री क्लास में, कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वो दिक्कत हो जाता है। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है देन इट्स ओके, देन इट्स AP। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे 1000 रुपये पर इतना मिल रहा है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कितना मिल रहा है। तो आप कहेंगे भैया SI इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। P कितना है 1000, इंटू टी कितना है 1, इंटू आर कितना है 8% अपॉन 100। ये पहले साल की बात होगी। दूसरे साल में आप क्या करेंगे, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, टी की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हर बार जितना इंटरेस्ट आ रहा है वही तो ऐड होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये बात समझ में है? तो ये हो गया हमारा A, और कॉमन डिफरेंस उसमें जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा, एक्यूमुलेट होगा। ये बात क्लियर हो गई? हर साल उतना ब्याज मिलता जाएगा एड ऑन, कि पहले साल में 10 रुपये मिला, फिर 10 रुपये मिला, फिर 10 रुपये मिला, तो 10-10 रुपये आप जोड़ते चले गए, ठीक है। तो AP हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 निपट गया, 80 रुपये, 80 रुपीज़ का आपको कुल मिलाकर ब्याज मिल रहा है इसमें, ठीक है। पहले साल में 80, दूसरे साल में फिर 80, तीसरे साल में फिर 80, वैल्यू बढ़ते जा रही है। अब वो पूछ रहा है कि 30 साल बाद टोटल रुपये कितना होगा, 30 साल बाद टोटल रुपया कितना होगा, ठीक है। मतलब वो 30th टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है आपको, पहला टर्म क्या है 1000, फिर कितना है 1080, फिर कितना है 1160 एंड सो ऑन। यस नो? ऐसा 30वें साल में क्या होगा, तो आपको क्या चाहिए A30, आपको चाहिए A30। तो अब इस कंडीशन में A कितना आ गया आपका 1000 रुपीज़, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 80 रुपीज़, एंड N कितना हो गया, 30 साल बाद की बात हो रही है 30, ठीक है। पहले साल के बाद में आपको इतना मिला, दूसरे साल के बाद इतना, तीसरा साल, 30 साल बाद इतना मिलेगा, ठीक है। अब निकालते हैं इसको, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D, ये फार्मूला हम लगाएंगे। जो फार्मूला लगाते हैं उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। AN हमें फाइंड करना है, तो A30 इज इक्वल टू 1000 प्लस 30 है तो 29D, सीधी बात। तो 29 इंटू 80, कहानी खत्म। अब सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और बताएं, और कोई सवाल, और कोई?
तो अब आ जाए अपन लाइट में वापस। तो लाइट में मैं अब शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा ह्यूमन आई का पार्ट। मैं ह्यूमन आई नहीं पढ़ा रहा, मैं ह्यूमन आई का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन आई में हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं और चश्मे के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चश्मा एक तरह से क्या लेंस है, तो लेंस के न्यूमेरिकल आपके क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। और एक वैरायटी मिल जाएगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। बोलिए। नहीं, ह्यूमन आई फिजिक्स में आता है बेटा, क्योंकि इसमें आई के ऊपर पूरी कहानी नहीं है। आपने अगर चैप्टर पूरा पढ़ के देखा हो, अगर पन्ने पलट के देख लो, केवल पहला पॉइंट जो है वो भी आजकल कोई बता नहीं रहा है कि ह्यूमन आई का एनाटॉमी क्या है, बस। उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है जो बायो का है। आगे का सारा पार्ट फिजिक्स है, ठीक है। तो ह्यूमन आई इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बता दूं जो हमें इस कोर्स में करने हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे, ठीक है। हाँ कहिए। स्कूल में हमने कहा था कि ह्यूमन आई जो है वो हम बायो में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। समझ लीजिए मैं बायो का एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ओके। क्योंकि इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएंगे ना बायो के, वो मुश्किल हो जाएंगे। वो कौन पढ़ाएगा? बायो की टीचर्स हैं जहाँ सामान्यतः न्यूमेरिकल डील नहीं करती। चश्मे का पावर क्या होगा ये बताना मुश्किल हो जाएगा, तो फिजिक्स में पढ़ लें अपन, ठीक है, ओके। तो दो तरह की बीमारियां बेसिक हम मानते हैं आँखों में। एक होता है जिसमें उम्र के साथ पास का दिखना कम हो जाता है, हमें नहीं दिखता है। जैसे मुझे रीडिंग में आजकल दिक्कत आती है, बुढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो बुढ़ापे में क्या हो जाता है कि आंखें जो हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती हैं, तो हमें पास का पढ़ते नहीं बनता। आई बॉल जो है वो धीरे धीरे उम्र के साथ श्रिंक हो जाती है, तो नहीं पढ़ते बनता, ठीक है। ये एक बीमारी हो गई। एक बीमारी होती है जिसमें दूर का नहीं दिखता। अरे साहब बोर्ड नहीं दिख रहा हो, तो बच्चों को भी हो जाता है, अरे बोर्ड का नहीं दिख रहा, होता है ना। या साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और दूर की गाड़ी नहीं दिख रही है, अचानक से आ गई, अरे एकदम से आई, अरे एकदम से क्या है, बहुत देर से थी आपने देखा नहीं, तो क्यों नहीं देखा, डॉक्टर पास जाओ, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं। बेसिकली मैं दो पहले बताऊंगा, फिर और भी हैं जो हमारे कोर्स में दैट वी विल डील। तो एक होती है जिसमें, अच्छा इसको कहानी के साथ समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। एक बीमारी ऐसी, ये मेरी ये आई है, हाँ, ये आँख बना रहा हूँ मैं, ये आई बॉल जो है ये बना रहा हूँ मैं। अब होता क्या है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर के आसपास अड़ोस पड़ोस में, ये भारत की बात बता रहा हूँ भैया, भारत में ऐसे ही होता है ना। पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अरे है मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ऐसा कहीं ना कहीं तो देखा है, ठीक है। आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा होगा। अब होगा क्या, ये बच्चा जो है ये, इसको कोई परहेज नहीं है कि वो आपके घर में आए और चुपचाप शांति से सोफे पर बैठे, ठीक है ना। ये घंटी बजाएगा, घंटी भी नहीं बजा पाएगा तो दरवाज़ा ठोकेगा, क्योंकि घंटी काफ़ी ऊंची है ना, बेल, डोर बेल इज़ क्वाइट हाई, ठीक है, तो दरवाज़ा ठोकेगा। आप दरवाज़ा खोलने गए और आपके हाथ के नीचे से अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अंदर घुसा, आपको पता है आप तो बहुत बड़े हिटलर हो, है ना। एक्चुअली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब उस उम्र में, आपकी उम्र में था और मेरे घर के पड़ोस में ऐसे बच्चे आते थे, मैं उनको विजुलाइज़ कर रहा हूँ, मुझे बड़ी चिढ़ आती है, अबे पढ़ने दे बे, भाग यहाँ से, टाइम पास, खुद को पढ़ना नहीं है, टाइम पास, हमारा टाइम पास करवा रहा है, भाग इधर से। अच्छा, और गुस्सा फिर कब आती थी, मज़ा आता था। और आज अगर वो बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छे समझदार हो गए, वो अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हुए ये वीडियो देख लें तो शायद इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा मैंने उनके साथ कभी बिहेव किया है ना। और वो एक प्राकृतिक बिहेवियर है, ठीक है, तो उसे ना तो वो बुरा माने आज इस मैच्योरिटी के लेवल में, लेकिन उस समय मैंने क्या किया वो मैं आपको बताऊँ, और आप करते होंगे ऐसा, ठीक है। अब वो बच्चा जो है, आपको लगता है सभ्यता से वो सोफे पे बैठेगा? नहीं, हो सकता है बनियान चड्डी पहन के आया हो, उसको तो ये भी मालूम नहीं कि मैं अच्छे से कपड़े पहन के जाऊं, वो तो घुस गया, ठीक है। अच्छा, अंदर दौड़ के जाएगा कहाँ? सीधे किचन, आंटी वो लड्डू दो ना,
है ना। अब आप परेशान, अबे वो मेरे लिए रखे हैं, तू जा बे, जा चल भग, पढ़ने दे, है ना। आंटी वो बिस्किट क्रीम वाला, नहीं बेटा वो ख़त्म हो गया। आंटी उस डब्बे में रखा है, उसको डब्बा भी मालूम है ना। कभी ऐसा एग्जाम्पल आपने कहीं देखा हो? तो ये बच्चे जो है ना, ये बड़े शरारती होते हैं। मैं दूर के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सा बच्चा है जो बिल्कुल पास में है, ठीक है। आप सोचो कि ये बच्चा आएगा, दरवाज़ा बजाएगा, फिर बोलेगा भैया नमस्ते, फिर आकर बैठेगा, तो अब समझ लेना है कोई एलियन है, उसके अंदर कोई भूत है ना। आपने एक मूवी आई थी, मुझे नाम नहीं लेना है क्योंकि वीडियो प्रसारित हो रहा है, एक मूवी आई थी ऐसी एलियन से रिलेटेड। उसमें एक ऐसा सीन है कि टेस्टिंग होती है शायद, जो आप कह रहे हैं, है ना। तो उसमें ऐसा सीन है कि जो गन लेकर उनकी टेस्टिंग होते रहती है कि एलियंस को मारना है, तो सब लोग ना धड़ 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 गोलियाँ चला रहे हैं। और उस पिक्चर का जो हीरो है ना, एक अफ्रीकन टाइप का आदमी है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पिक्चर अपनों का करना है ना, समझ में तो आ ही गया होगा कौन सा सीन चल रहा है। वो ना खूब देर तक बैठा रहता है, फिर एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसको वो गन से मार देता है। एकदम से सब कुछ रोक देते हैं, बोले ओके स्टॉप, सबको बोलते हैं आप लोग जा सकते हैं, और उनकी मेमोरी इरेज कर देते हैं, ढिशिक ढिशिक करके कुछ तो भी एक होता है गन। अगर आपने मूवी देखी हो तो आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। अब उस मूवी में ये दिखाया है कि उस छोटी बच्ची को उसने गन क्यों मारी, उसने बंदूक क्यों चलाई, उस बच्ची को क्यों मारा उसने। तो बोला वो एलियन थी। बोला क्या बात करते हो यार, बाकी जो लटक रहे थे इधर उधर जो उड़ रहे थे वो नहीं दिख रहे थे तुमको, वो एलियन नहीं थे? बोले नहीं। बोले लड़की एलियन थी। बोले कैसे पता? बोले उस बच्ची के हाथ में फिजिक्स की किताब थी। इतनी छोटी सी बच्ची फिजिक्स की किताब कैसे पढ़ सकती है? डेफिनेटली एक एलियन ही होगा। इतना दिमाग सामान्य इंसान के पास नहीं होता, वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। पिक्चर याद आ गई कौन सी है? ब्लैक कलर का कोट पहन के, काला चश्मा, बोलूँगा नहीं, नाम तो बता दी, पूरी कहानी हो गई, पिक्चर का नाम मिल गया आपको, है ना। समझ में आया नहीं आया? ओके, तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, है ना। आप अगर भारतीय कोई मूवी का बता रहे हैं तो शायद वो मूवी मैंने देखी नहीं, इस टाइप का कोई सीन मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, या मैंने देखी नहीं होगी ढंग से। एनीवेज, तो अब आप समझ गए यहाँ पर कि जो बच्चा घर के पास में है, आपको लगता है कि वो यहाँ पर रखा हुआ जो सोफ़ा है वहाँ बैठेगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो सारे रूल्स को चीर के घर को आर पार चला जाएगा। सही है गलत है? अगर आप किसी के घर जाएं आज की डेट में, अपनी आज की समझदारी में, तो आप क्या करेंगे? किसी किचन में घुस जाएंगे आप? हैं? नहीं, है ना। अपन क्या मतलब, अगर पर्दा लगा है तो अपन पर्दा भी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर हॉल के बीच में पर्दा है, सोफ़ा लगा है, तो हम सोफ़े पे ही बैठेंगे, हम पर्दे को भी क्रॉस नहीं करेंगे, राइट। ये सभ्यता है। और बच्चा, आप अगर मान लो आप ही के साथ, मौसी का, बुआ का, चाचा का बच्चा अगर आपके साथ गया है कहीं, तो आप बैठेंगे सोफ़े पे, बैठ गए चुपचाप, बैठ, घर जाके मारो खींच के, आंटी पानी चाहिए बोल के सीधा अंदर, वो किचन तक जाएगा, उसको कोई परहेज नहीं है, राइट। ओके, ऐसा क्यों? उसके पास आपसे ज़्यादा एनर्जी है, उसके पास आपसे ज़्यादा एनर्जी है, राइट। ओके, यहाँ क्या हो रहा है? लाइट रेज जो आ रही हैं, ये रेटिना पर फोकस ना हो करके रेटिना के पीछे आर पार चली गई। तो रीडिंग ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था, उम्र के साथ आई बॉल श्रिंक हो जाती है। तो जो पहले आई बॉल बड़ी थी और ये रेटिना पे आ रही थी, अब वो इमेज रेटिना पर नहीं आ रही। आई होप ये बात समझ गए आप। अब दूसरी कहानी, ये बात समझ में आ गई? ओके, कहानी नंबर 2। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि जॉगिंग करनी है, कोई दिक्कत? कर लोगे? ठीक है, ओके। अब जॉगिंग करके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जॉगिंग करते हुए ग्वालियर से लेकर के दिल्ली तक जाना है। और मान लो दिल्ली में आपका घर है, ठीक है, आपको घर तक दौड़ के जाना है। एग्रीड? कहानी क्लियर है?
सिचुएशन क्लियर है? तो अब आप अपने बारे में सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी। रुकने के लिए हम आपको कोई जगह नहीं देंगे, आपको ना तो रुकना है ना बैठना है, बैठना भी नहीं। हाँ, पानी पीना है, हम आपको पानी पिलाएंगे रास्ते में। आपको भूख लगेगी तो आपको हम कुछ ऐसा खिलाएंगे कि आपको दौड़ते समय तकलीफ़ ना हो। हम आपको बिस्किट ये वो देते रहेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई चलती रहेगी, ग्लूकोज पिला देंगे, वो सब कर देंगे हम आपको। लेकिन कहीं बैठना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है ना। कंटिन्यूसली आपको दौड़ना है और आपको ग्वालियर से दिल्ली जाना है। इतना अंदाज होगा, कुछ किलोमीटर दूर है, 500 600 800, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ग्वालियर से दिल्ली कितना दूर होगा, मेरी ज्योग्राफी ख़राब है, पर एक अंदाज, चलो मोटा मोटा ऐसा 500 किलोमीटर पकड़ लो, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, चलो 500 किलोमीटर। तो अब आप मुझे बताइए कि घर पहुंचने के बाद आपकी स्थिति क्या होगी। आपका अपना घर है, नहीं पहुंचना है, कैसी बात कर रहे हो, इतने कमज़ोर नहीं हो बेटा। आप बोल रहे घर ही नहीं पहुंचेंगे, अरे क्यों, घर तो पहुंचेंगे हम, पर घर पहुंच के स्थिति क्या होगी। नहीं पहुंचोगे तो हम पीछे से हंटर लेके आएंगे ना, मार मार के दौड़ाएंगे। हाँ बेटा, एग्जैक्टली। फिर क्या सीन होगा, मान लीजिए जैसे ये अभी अपना क्लास का सिनेरियो है, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे भी कमरे हैं आप देख रहे हैं, तो इनमें से मान लीजिए आपका जो घर है ऐसे ही टाइप का अगर घर है आपका, ठीक है, कि आपने मेन गेट खोला, घर के अंदर घुसे आप, ठीक है, सोफ़ा वोफ़ा रखा हुआ है, यहाँ क्लास में नहीं है पर इमेजिन करना है आपके घर में ऐसे सोफ़ा वोफ़ा रखा है, इधर डाइनिंग टेबल वगैरह है बढ़िया बेहतरीन, एक बेडरूम है आपका अपना बेडरूम है इधर, और इधर मान लो आपका किचन विचन है। आप घर में अंदर घुस के कुछ खा सकते हैं, अगर भूख लग रही है तो पानी पी सकते हैं, वहाँ जाके आप सो सकते हैं, आपका अपना बेडरूम है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली ग्वालियर से दौड़ते हुए जब आप दिल्ली तक पहुँचेंगे तो आपकी हालत क्या होगी। घर के अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, दरवाज़ा तो खोल लोगे, ये बहुत बढ़िया बोले आप, वेरी गुड। तो वो सीन मैं आप लोगों को विजुलाइज करवाता हूँ कि आपकी हालत क्या होगी। आप जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे ऐसे लड़खड़ाते हुए आएंगे, मम्मी से बोले मम्मी पानी, और आप सोफ़े पे जो गिरोगे उसके बाद आप हिलोगे नहीं, कहाँ, सोफ़े पे, जबकि आपकी जगह कहाँ है, आपको जाना चाहिए था अपने बेडरूम में। आप बेडरूम नहीं गए, आप किचन भी नहीं गए कि मम्मी मैं अपने हाथ से पानी ले लूँगा, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, ऐसा भी नहीं हुआ है। आप तो ऑर्डर देकर वहीं पड़े हुए ना, जबलपुर की भाषा में कहें डले रहेंगे, है ना, वहीं डले रहेंगे। उसके बाद अगर मम्मी आपसे कहे बेटा आजा खाना खा ले, टेबल पे आ जा, डाइनिंग टेबल पे आ जा, यहीं खिला दो, अब ना हो पाएगा, यही होगा हाल। क्या होगा कि आप बड़ी सभ्यता से जैसे आप घर पहुंचेंगे, मम्मी मैं आ गया, किचन में जाएंगे, पहले बाथरूम जाके आप पैर वैर धोएंगे, फिर आप किचन में जाएंगे, पानी पिएंगे, मम्मी से कहेंगे मम्मी कुछ खिलाने के लिए दे दो, मैं बैठ के खा लेता हूँ, फिर बैठ के आप बढ़िया से खाएंगे, फिर आप बेडरूम, मम्मी बहुत थक गया हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, फिर आप बेडरूम में जाकर सोएंगे। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, सोफे पे ही ढेर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब लाइट रेज बहुत दूर से आती हैं फ्रॉम इन्फिनिटी तो वो थक जाती हैं, और चूंकि वो थक जाती हैं तो दे गेट फोकस्ड बिफोर रेटिना, वो रेटिना तक नहीं जा पाती, वो थक जाती हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार की बीमारियां हो गई आँख की। इसमें क्या हो रहा है, पास की चीज़ नहीं दिख रही, तो जो चीज़ दिखती है या जिन लोगों को दिखता है, एक तो होते हैं जिनको हम कहते हैं, देखो अब मैं शब्दों पर ऐसा नहीं चाहूँगा कि किसी को बुरा लग जाए, ये तो पढ़ाने वाली बात है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर इसलिए ज़रूरी है कि मैं यूट्यूब पर जाऊँगा भैया, ये वीडियो अपलोड होगा, तो डिस्क्लेमर ज़रूरी है कि किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना है, ठीक है, लेकिन आपको समझाना है, याद करवाना है, इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। कहिए। सर आपने बोला जैसे कि घर पहुंचना ही है, जब घर एक कंडीशन है घर, सर हाँ, इसमें भी तो कंडीशन होगी कि रेटिना तक पहुंचनी है। नहीं, आँख के अंदर जाना जरूरी है। आँख आपका डेस्टिनेशन है। लाइट तो इन्फिनिटी से आ रही है, वो तो आर पार चली जाएगी, उसको किसने रोका है, ठीक है। दरवाजा कौन है, लेंस, वो लेंस इसको इकट्ठा करके बोल रहा है चलो बेडरूम में चले जाओ, आप बोले ना मैं तो सोफे पे डला हूँ, ये वो कंडीशन है। तो रेटिना पे नहीं जाएगी, रेटिना तो वो जगह हो जाएगी जहाँ आपको एक्चुअली होना चाहिए, पर आप वहाँ तक जा नहीं पा रहे क्योंकि आप थक गए। क्यों थक गए, दूर से आ रहे हैं,
एक शब्द होता है साइटेड, साइटेड मतलब वो व्यक्ति जिसको दिखाई देता है, और दूसरा शब्द होता है ब्लाइंड, साइटेड एंड ब्लाइंड, ठीक है। हालांकि आजकल उसको विजुअली चैलेंज्ड और ऐसे अच्छे शब्दों से हम बोलते हैं, बट आई मीन टू से यहाँ पर अभी जो बात आ रही है साइटेड, साइटेड मतलब दिखना। अगर आप देखिए कि यहाँ पास की चीज़ नहीं दिख रही है, तो इसमें मैं क्या कहूँगा, हमें कोई चीज़ दिख रही है, हम पॉजिटिव भाषा में बात करेंगे, हम कहेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा। तो इस बीमारी का नाम है दूर का दिखना। बताओ, बीमारी का नाम भी बड़ा विचित्र है, बोले लॉन्ग साइटेडनेस। और इस वाली बीमारी का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, यहां तक समझ में आ गए, ठीक है। अब दो शब्द है, एक है मायोपिया, दूसरा शब्द है हाइपर मायोपिया या हेट्रोमायोपिया, ऐसे दो शब्द हैं, हाइपर मायोपिया या हाइट्रोमायोपिया। अब मुद्दा ये है कि जब परीक्षा आती है, आज तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, आप घर जाके शायद रट भी लोगे, लेकिन परीक्षा तक क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि मायोपिया क्या था। पेपर देने बैठे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, यार मायोपिया किस में पढ़ा था, कन्फ्यूज़ हो गए, तो उसको याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है। दो नाम है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, दो शब्द, राइट। मायोपिया, हाइपर मायोपिया। मायोपिया छोटा शब्द है, मायोपिया छोटा शब्द है, हाइपर मायोपिया बड़ा है, ठीक है, या हाइपर मेट्रोपिया बड़ा शब्द है। शॉर्ट मायोपिया, लॉन्ग मायोपिया, अरे पिया ये है ना, ठीक है, याद रहेगा। शॉर्ट में स्पेलिंग भी शॉर्ट है, लॉन्ग में स्पेलिंग लॉन्ग है, याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेंस की, कॉन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग क्या करता है, दूर जो लाइट फोकस हो रही है उसको पास ले आएगा, जो दूर जा रही है उसको पास ले आएगा, ठीक है। कौन सा, कॉन्वर्जिंग। यहाँ कौन से लेंस की आवश्यकता है, यहाँ कॉन्वर्जिंग लेंस की आवश्यकता है। हम कॉन्वर्जिंग लेंस लाएंगे और लाइट जो है प्रॉपर रेटिना पे आ जाएगी। ये करेक्टिव मेजर कहलाता है, करेक्टिव मेजर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो सॉरी है ना, पास का दिख रहा है, अच्छा। और इस कंडीशन में क्या होगा, हमें चाहिए कि हम लेंस से इस लाइट को थोड़ा दूर कर दें, जो यहाँ पर आ रही थी उसे हमें रेटिना तक पहुँचाना है, फैलाना है, तो हम यहाँ पर कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट साइटेडनेस में कॉन्केव एंड मायोपिया में कॉन्केव, और कॉन्वेक्स का यूज़ होगा हाइपर मेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा और भी बीमारियां हैं। अब कभी आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, इसका मतलब ब्लाइंड नहीं है, दिख तो रहा है। इसका एहसास मुझे तब हुआ, कायदे से बताऊं मैं ईमानदारी से, जब मुझे खुद दिखना बंद हो गया। अब दिखना नहीं मतलब क्या मुझे दिख नहीं रहा है, आई कैन सी, बट इफ़ आई हैव टू रीड समथिंग, मुझे किताब को ऐसे दूर करना पड़ता है तब मैं पढ़ पाता हूँ। किताब को दूर करना पड़ता है क्योंकि पास में नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे उसको दूर ऐसे करना पड़ता है, देन आई कैन रीड। बात समझ में, ऐसे पास में रखेंगे ना, ब्लर दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है, तो ये वही समझ सकते हैं जिसको तकलीफ हो रही है। तो साइटेड का तो ये नहीं कि सर बाकी अंधे हो गए, जिनको नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं, मतलब अंधे, नो दे आर नॉट ब्लाइंड, फर्क है, ठीक है। प्लीज डोंट कंसिडर देम एज ब्लाइंड। तो वो क्या करते हैं, अच्छा उस बीमारी को क्या कहते हैं, दोनों बीमारी जुड़ जाती है, मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया, दोनों बीमारी जब जुड़ जाती है तो आपने देखा होगा बाइफोकल लेंसेज होते हैं। चश्मा वगैरह आपने देखा होगा कि चश्मे में बीच में ऐसा या ऐसे कोई एक लाइन बनी रहती है, देखा है कभी इस टाइप का या ऐसा? मेरे पिताजी लगाते हैं, अगर आपने देखा, हाँ ऐसा भी डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइन है, मेरे पिताजी लगाते हैं, है ना। तो उनका एक्चुअली ये प्लेन है, पर उनको ऐसा कि परमानेंट चश्मा चाहिए, ही डोंट लाइक बार बार निकालना रखना, जैसे मैं करता हूँ ना, पढ़ने के लिए लगा लिया फिर निकाल दिया, पढ़ने के लिए लगा लिया फिर निकाल, ही डोंट लाइक दैट। वो लगा के बैठे रहते हैं दिन भर, तो गाड़ी चलाते समय भी वही, पढ़ते समय भी वही। तो यहाँ से वो देखते हैं
पास का, यहाँ से देखते हैं दूर का। तो ऐसी स्थिति में ये जब बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है, इस बीमारी को कहते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, तीसरी बीमारी हो गई, क्या नाम है इसका? प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया, हाइपर मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ऐसी बीमारियां। एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं एस्टेग्मेटिज्म। एक और बीमारी है जिसको कहते हैं एस्टेग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, हम ग्रिड को प्रॉपरली नहीं देख पाते। ठीक है, ग्रिड प्रॉपरली नहीं दिख पाते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिड? ग्रिड का मतलब ये कि अगर कोई जाली आपके सामने है तो इस फ्रेम को आपको ऐसे ही दिखना चाहिए, पर ये ऐसी नहीं दिखती। इसके दो प्रकार हो जाते हैं, या तो आपको ग्रिड ऐसे दिखाई देती है, ऐसी दबी हुई चपटी, या उभरी हुई दिखाई देती, कुछ बाहर निकल रहा है, बल्जिंग। ठीक है, या तो वो ऐसी हो जाएगी। तो या तो बाहर ये ग्रिड ऐसी, या तो ऐसी दिखेगी या ऐसे दिखेगी। तो इस टाइप की जो बीमारी है इसको कहते हैं एस्टेग्मेटिज्म। क्या कहते हैं? एस्टेग्मेटिज्म। ये सारी एनसीईआरटी में टर्म्स लिखी हुई हैं, लास्ट पेज ऑफ ह्यूमन आई चैप्टर, उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये एस्टेग्मेटिज्म बीमारी है। इसके लिए सिलेंड्रिकल ग्लासेस का प्रयोग किया जाता है। ग्लास जो है सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल मतलब कैसे? कुछ इस तरह के ग्लासेस होते हैं, कभी देखा होगा आपने किसी को पहनते हुए ऐसे। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर को बीच से कटा हुआ रहता है, फिर वो डिपेंड करता है कितना सिलेंड्रिकल है क्या है। तो इस टाइप के ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं, सिलेंड्रिकल ग्लासेस, और ये बीमारियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एस्टेग्मेटिज्म। अब ये सारी कहानी क्यों बताई? कहानी इसलिए बताई क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय हमें ये देखना है कि रीडिंग करने के लिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपको प्रॉपरली रीड करना चाहिए, दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको किताब रखनी, और हमेशा रखनी चाहिए 25 पे। इस पे आपसे पढ़ते बने। ठीक है, तो इसको कहते हैं, कुछ अच्छा नाम है इसका, किसी के पास बुक है अभी एनसीईआरटी? ओके, तो एनसीईआरटी रेफर करके हमने देखा 25 सेंटीमीटर, ये अपने नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है, आइडियल डिस्टेंस। इस पर हम नॉर्मल आए, नॉर्मल मतलब एक साधारण स्वस्थ हेल्दी आय, ह्यूमन आय की अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर पर हम फोकस कर लेते हैं। अब बच्चे कई बार मुझे बोलते हैं, सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो इतने पास से भी देख लेते हैं। बच्चे चैलेंज करते हैं ना पढ़ाने के बाद, तो बच्चे, सर इतने पास भी दिखता है हमको, 25 सेंटीमीटर की ज़रूरत नहीं, हम तो इतने पास से पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आप देखते हो, बट मैंने कहा है फोकस करना। क्या कहा मैंने? फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है? एक आंख से देखना नहीं, दो आंख से देखना। ठीक है, तो दो आंख से अगर आप देखते हैं, देखो आप अपने हाथ को ऐसे आप दूर करो, ठीक है, उंगली को मतलब ऐसे दूर करो, आपको दो उंगलियां दिखाई देंगी, पर एक उंगली दिखे और आराम से विदाउट स्ट्रेन इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे आपको वो तरीके से एक उंगली व्यवस्थित दिखेगी, दोनों आंखों से आप फोकस कर पाएंगे। बात समझ में? तुरंत काम चालू हो गया। बढ़िया, ओके। तो इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस या नियरेस्ट डिस्टेंस, या एक और नाम दिया जाता है, बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, पृथक, डिस्टिंक्टली आप देख सकते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ, और डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट कहते हैं। दो बातें आती हैं, या तो शब्द होगा नियर पॉइंट या होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, सारा मिटा दूं? नोट कर लिया? गुड। मैंने अभी बुक रेफर की, तो ह्यूमन आई चैप्टर में बिल्कुल सेकंड टॉपिक यही है। मैं आपसे पहले कह रहा था कि लास्ट टॉपिक होगा, इट्स नॉट लास्ट, ये बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ही सब कुछ दिया हुआ है। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करने, आप सोचिए, आपको करेक्टिव मेजर समझ में आ गया, ठीक है। जो भी पर्सन है जिसे बीमारी के बारे में बताया जाएगा न्यूमेरिकल में, उसे या तो पास का नहीं दिखता है या दूर का नहीं दिखता है। अगर वो कहता है कि मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, उसको क्या प्रॉब्लम है? लॉन्ग साइटेडनेस है। दूर का तो दिख रहा है,
ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस का करेक्टिव मेजर क्या लिया था अपन ने? यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, राइट, कॉन्वर्जिंग मिरर लेंस का प्रयोग किया हमने। तो आपको पहला हिंट मिल जाएगी न्यूमेरिकल में कि आपको कॉन्केव लेंस लेना है। ठीक है, दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि देखो हम किताब अगर यहाँ रखे हैं, क्या मैं देख पा रहा हूँ? मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम है, मैं किताब यहाँ रखता हूँ, क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ? आंसर इज नो, आई कैन नॉट रीड। सो व्हाट शुड आई डू? आई विल बी यूजिंग माई लेंस सो दैट object at this position will form its image at that point जिस पर मैं देख पा रहा हूं। मतलब ये कि बीमारी आपसे ये कहेगी कि a person suffering with long sightedness can see objects up to, मे बी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं 100 सेंटीमीटर, वो 100 सेंटीमीटर पर ही पढ़ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब मैं यहाँ पर ऐसे बैठता हूँ और स्क्रीन इतने दूर रहती है, तो कभी कभी बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर पापा पढ़ कैसे लेते हो? मैं ऐसे बैठा हूँ, अभी शायद कैमरे पे दिखाई नहीं देगा, पर जब मैं ऐसे बैठ जाता हूँ और बैठ के मैं यहाँ स्क्रीन है, आपको पता है स्क्रीन कितना दूर है, लगभग 1-1.5 मीटर दूर है लगभग, लेकिन आई कैन रीड, मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। आप समझ रहे हैं बात को? I can read, I can see distinctly at a distance of 100 सेंटीमीटर। ये बात समझ में? ठीक है, अच्छा, और किताब पढ़ना चाहता हूं मैं, किताब कहाँ रखूंगा मैं? आदत के हिसाब से 25 सेंटीमीटर पे। ओके, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को लेंस के द्वारा मैं 100 सेंटीमीटर पे इमेज बना दूं तो मैं देख सकता हूं। ये बात समझ में आ गई? तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर यही करते हैं, वो आपको एक ऐसा चश्मा देंगे, ऐसे पावर का चश्मा बताएंगे कि ये इमेज, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए आपको दिखने लगता है, रीडिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। अरे क्या बात, देखने लगा, है ना? तो ये आभास उन्हीं को हो सकता है जिनको प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? 25 सेंटीमीटर। ये किसी ने नहीं बताया, क्यों? न्यूमेरिकल में आपको नहीं देगा, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर शॉर्ट साइड, उसको लॉन्ग साइटेडनेस है, तो कॉपी कहाँ रखना चाहेगा वो? 25 सेंटीमीटर पे। उसने 25 सेंटीमीटर की कॉपी रखी और उसकी इमेज कहाँ बनानी है? इधर बनानी है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। अब साइन कन्वेंशन लगेगा। साइन कन्वेंशन में आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट नेगेटिव पोजिशन, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगी? वो भी तो नेगेटिव बनेगी, क्योंकि भैया जहाँ से लाइट आ रही है वहीं पर इमेज बनानी है। सो दिस इज ऑल्सो माइनस। अब आपको ये दोनों पता है। अब आप इससे क्या पता लगेगा कि हमें किस पावर का चश्मा में चाहिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो हम क्या कर लें? 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। बीच में कौन सी साइन आएगी? प्लस या माइनस? माइनस आएगी, क्योंकि लाइट लेंस है, लाइट आर पार जाएगी, ये माइनस आ गया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/100 विथ नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस 1/25। एलसीएम आ जाएगा आपका 100, इधर 100 है तो -1 और प्लस में आ जाएगा 4। कुल मिलाकर कितना हो गया? 3/100, ठीक है। और ये 1/f है, 1/f है, यही तो पावर है। 1/f क्या होती है? पावर। लेकिन ये काहे में है? सेंटीमीटर। ये काहे में है? सेंटीमीटर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना डायरेक्टर इज योर पावर? अरे इज योर पावर, ठीक है। बात समझ में आई? अब काहे में आई? पावर किस में आई? प्लस में। पावर किस में आई? +3, है ना? +3, बहुत अच्छी पावर, जोरदार ही है, कम नहीं, है ना? समझ गए? +3 पावर है, ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लस वालों की क्या प्रॉब्लम है? वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस का चश्मा कितनों का है? माइनस माइनस माइनस, है ना? उस दिन आप लोग शायद ऑपोजिट बता रहे थे अपना। मेरा -0.5 माइनस में है आपका। रीडिंग में दिक्कत है या बोर्ड के पढ़ने में दिक्कत है? बोर्ड में पढ़ने, ठीक है। आपका भी बोर्ड वाला प्रॉब्लम है कि रीडिंग प्रॉब्लम है? बोर्ड, आपका भी बोर्ड है, हाँ, तो सबका माइनस है। ये समझ में आया? प्लस कब आ रहा है? प्लस कब आ रहा है? मतलब अगर किसी की पावर प्लस में आगे, समझ जाइए वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है। प्लस की पावर रीडिंग,
दूर का नहीं दिख रहा माइनस, क्लियर, ठीक है, याद रहेगा, न्यूमेरिकल बनेंगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। लाइट यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है, 10 मिनट हैं, पढ़ा दूँ, है ना? तो लाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, फिर ह्यूमन आई का एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक रहेगा, उसको कवर कर लेंगे। सो आई विल कवर नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है, मिटा दूँ इसको। ओके, सो इसको हम कभी कभी शॉर्ट में TIR कह लेते हैं, कॉल इट एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है वो भी समझेंगे, और इसका कहाँ यूज़ होता है वो भी समझ लेंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे आपका बचा हुआ चैप्टर निपट जाएगा। मतलब ह्यूमन आई आज ख़त्म नहीं करूँगा मैं, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट छोड़ दूँगा, ठीक है? वो हम करेंगे बाद में, तो ज़्यादा नहीं बचेगा, आधे घंटे की क्लास में वो सब निपट जाएगा। ह्यूमन आई चालू हो गया। TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब होता क्या है, ये एक इंटरफेस है, मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए डेंसिटी कैसी है, हाई है, ये डेंसर ऑप्टिकल मीडियम है, ये रेयरर है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, एग्रीड। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर हवा है, एयर, ठीक है। अब होगा क्या, लाइट रे अगर ऐसे आती है तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है, तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस, एग्रीड। इसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और इसे कहूँगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट में थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, एक ऐसा एंगल आएगा जब रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने? एक ऐसा एंगल आएगा जब इंसिडेंट एंगल जो होगा उसके कारण रिफ्रैक्शन वुड बी लाइक दिस, कि लाइट जाएगी इंटरफेस से होती हुई, इतना हो गया रिफ्रैक्शन, बिकॉज इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऐसे होते होते ऐसा 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 ऐसा, एग्रीड, इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट ये 90 डिग्री हो गया। ऐसी स्थिति में इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? critical angle. So critical angle is that angle, it is that maximum incident angle at which angle of refraction becomes 90 degree, at which angle of refraction becomes 90 degree। ऐसी स्थिति में क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। अब जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत मालूम है, एग्जाम्पल के लिए ICSE बोर्ड के बच्चे, वो समझ जाएंगे कि साइन अगर R 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अभी आपको ये पता नहीं है, इसलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए आपको रटवा देते हैं। भाई अभी याद कर लो, फिर समझा देंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो म्यू की वैल्यू डायरेक्टली पता लग जाएगी। अब म्यू किसका है? म्यू ग्लास का है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पर हैं? ग्लास में है, राइट? क्या राइट यार, तुम लोग भी ना, हट, जिसमें लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। कैसे बच्चे हैं, देखो ये बता रहा है, आप रिवीजन नहीं कर रहे। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर मैंने एयर और ग्लास की बात की है, क्योंकि हम ग्लास से एयर में जाने की बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज म्यू ऑफ एयर। ओके, क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसको मिटा दूँ। अब नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, light will not enter other medium but it will rebound or reflect back in the same medium
एंड दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर किसी भी रूप में मिरर नहीं है, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, यहाँ की लाइट अंदर ही अंदर वापस आ गई। समझ गए? अंडरस्टूड? अब मुझे एक बात बताइए, अभी इसी क्लास में बैठकर, और जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो अपने घर में देखेंगे, आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर शोकेस में या किसी जगह पर कांच लगा होगा, आर पार देखने वाला कांच। अभी यहाँ पर अपने लाइब्रेरी में लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अंदर रखी हुई किताबें दिख रही हैं? क्या किताबें ही दिख रही हैं? नहीं, इसमें एक रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ लगी हुई ट्यूबलाइट भी दिख रही होगी, या मैं अगर खड़ा हूँ तो मैं दिख रहा हूँ, या समथिंग लाइक दैट ना, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। ये महसूस हो रहा है आपको कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। आपको अंदर रखी हुई किताबें भी दिख रही हैं और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार हो रहे हैं यहाँ पर। जो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कांच से, जहाँ पर ये मिरर नहीं है, इस पे पीछे कोई पेंट नहीं, पॉलिशिंग नहीं है, अर्थात ये मिरर नहीं है तो कांच है, सिंपल कांच है। तो सिंपल कांच से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसे हम क्या कहेंगे? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंसेप्ट है, समझ में आ गया? तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हेन लाइट passes from denser medium to rarer medium, it does not cross the interface, however it rebounds back, या it returns back in the same medium, ठीक है। दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर, नाम सुना है? नाम सुना है? अरे सबके घर में हाईफाई वाईफाई लगे कि नहीं लगे? वायर से आया कि नहीं? कौन सा वायर लगा है? इट्स ऑप्टिकल फाइबर। जो फाइबर यूज़ हो रहा है, जो उसके अंदर तार लगा है, वो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर, इसमें TIR होता है, जो भी डाटा है वो लाइट रेज के फॉर्म में भेजा, इसलिए हाई स्पीड होता है। स्पीड क्यों रहती है? पहले क्या होता था? एनालॉग सिग्नल जाते थे, और वो जाते थे एक वायर से, मेटेलिक वायर से, तो उसमें पल्स जाती थी, करंट की पल्स जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है? डायरेक्ट लाइट जाती, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी वो डाटा लेकर जाती है, और इसलिए स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से जा रहा है। स्पीड बढ़ गई, आई बात समझ में? तो हाई स्पीड डाटा मिल गया अपने को, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है? और कहाँ यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर? एंडोस्कोपी, एक नली घुसेड़ के पूरे पेट का ऑपरेशन हो जाता है। देख लेते हैं, आज आपने नूडल्स खाए हैं, मोमोज खाए हैं, है ना, पेट खराब हो गया एंडोस्कोपी, है ना। एंडोस्कोपी में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। समझ गए? क्लियर? चलिए, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। दैट इज ऑल विथ लाइट, न्यूमेरिकल बेस्ड लाइट। ह्यूमन आई हम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन कवर नहीं किया है, इस पर अलग से बात करेंगे जब ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है ह्यूमन आई का, वो सारा हम बाद में पढ़ाएंगे। अब आप न्यूमेरिकल्स टच कर सकते हैं, ह्यूमन आई से लेकर के आप लाइट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स अब आप टच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वो भी बता दिया, चश्मा कैसे पावर निकालते हैं। 1/f ही था, पर सेंटीमीटर में था, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया और हमारा आंसर आ गया। पावर आई, पावर काहे में आई? यूनिट डायप्टर में। तो इस तरह से आप पूरा कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आँखों के जो डिफेक्ट्स हैं वो पढ़े, और आई डिफेक्ट के साथ उसके करेक्टिव मेजर्स पढ़े, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एक करके भी देख लिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा TIR, एंड दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट लाइट से रिलेटेड सारा कंप्लीट। अब अगले साइंस पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ओके। हाउएवर, अगर न्यूमेरिकल करते समय कोई डाउट आए तो आप लोग पूछिए विदाउट एनी झिझक। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पर देखते समय आपके मन में कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन करिए, आपके डाउट्स के जवाब आने वाले अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। ऑल द बेस्ट।